यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सभी के सामने आ चुके हैं, जिनमें से भाजपा ने 6 और आरएलडी ने 1, यानी कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को 9 में से 7 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। वहीं समाजवादी पार्टी को पूरी जोर आजमाइश और पूरी ताकत लगाने के बाद भी सिर्फ 2 सीटों को ही जीत पाने में सफलता मिल पाई है, जिनमें से मैनपुरी की करहल और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट शामिल है। लेकिन ऐसे में अब सियासी रूप से सवाल उठता है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर आखिर किन कारणों के चलते भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, और साथ ही यहां सपा की ऐसी कौन सी मजबूती रही जिसके चलते अपने गढ़ करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। आज इसी बारे में विस्तार से बातचीत होगी हमारे आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी उपचुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ पॉलिटिकल नारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे से होते हुए बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष तक आ पहुंचा है। और इसके साथ ही इस उपचुनाव के परिणाम आने के एक दिन बाद और संसद सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले ही संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर मचे बवाल और उसके बाद हुई हिंसा पर पूरी तरीके से फोकस्ड होकर पुनः यूपी को सुलगाने की कोशिश भी की जा रही है। और इस मुद्दे को संसद में ले जाकर वक्फ बोर्ड बिल को यानी वक्फ संशोधन बिल को पास करने के लिए जो योजना सरकार की ओर से बनाई गई, उस योजना को विफल करने का षड्यंत्र भी रचा गया है। लेकिन इस बीच उपचुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा करने का काम भी शुरू हो गया है और साथ ही इस बारे में अब मंथन भी हो रहा है कि आखिर किन कारणों के चलते भाजपा को सीसामऊ और करहल विधानसभा सीटों पर हार हुई, यानी उसे हार मिली। खास करके सीसामऊ पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस चर्चा की बात की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि चर्चा क्यों हो रही है, समाजवादी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्हें 7 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए। यानी अपनी हार पर चिंतन करने की बजाय समाजवादी पार्टी ने सिर्फ आरोप पर आरोप लगाने का अपना काम जारी रखा है। लेकिन जिन 2 सीटों पर भाजपा की हार हुई है, उसके पीछे के कारणों की आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की, जहां साल 1993 से यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और इस सीट पर 1993 से लेकर 2022 तक सपा का ही कब्जा रहा है। हां, लेकिन इस बीच साल 2002 में हुए चुनाव में सोवरन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां जीत हासिल की थी। लेकिन आगे चलकर साल 2007 के चुनाव से पहले सोवरन सिंह को सपा के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने खेमे में शामिल कर लिया था और उसके बाद 2007 में उन्हें यहां से अपनी टिकट पर यानी कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाया था। वहीं इस बार हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने इस सीट पर 1,04,304 वोट हासिल किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव, जो रिश्ते में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई लगते हैं, यानी तेज प्रताप यादव के फूफा, उन्हें इस उपचुनाव में 89,579 वोट मिले। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर 14,725 वोटों के अंतराल से भतीजे ने फूफा को मात दे दी है। वहीं साल 2022 में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, तो उस समय उन्हें 1,48,197 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को मात्र 80,692 वोट हासिल हुए थे। और 2022 के परिणाम के अनुसार लगभग 65,000 वोटों के अंतराल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहां पर जीत हासिल की थी। चूंकि यह सीट लंबे समय से सपा का गढ़ मानी जाती है और इस बार हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसी सीट पर झोंक दी और इसी सीट को जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी यहां पर नजर आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इस सीट के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को
पूरी तरह से इस सीट पर तैनात कर दिया था और शिवपाल सिंह यादव की ही देन रही है कि मैनपुरी की जो संसदीय सीट रही है उस पर नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत मिली थी। वहीं इस बार शिवपाल यादव की मेहनत इस सीट पर काम आई और पुनः सपा को इस सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन वोट परसेंटेज में घाटा हुआ है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने और भाजपा की ओर से इस बार सैफई परिवार से ही जुड़े उम्मीदवार अनुजेश यादव को उतारने की वजह से सपा को पूर्व में मिले वोटों की तुलना में इस बार वोट परसेंटेज कम हुए हैं उसके, यानी कि वोट परसेंटेज में उसके कमी आई है। वहीं इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसका परिणाम, उसका फल भी उन्हें अच्छा मिला। वहीं अब बात आती है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की, जहां पर लगातार 6वीं बार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। यह सीट लंबे समय से सोलंकी परिवार का गढ़ रही है। इस बार का उपचुनाव सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहा और इस सीसामऊ विधानसभा सीट पर मिली हार की वजहों पर यदि हम गौर करें, यानी भारतीय जनता पार्टी की हार की वजहों पर गौर करें, तो यहां सबसे पहली बात आती है प्रत्याशी के चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सीट पर सुरेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें इस उपचुनाव में 61,150 वोट हासिल हुए, जबकि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने यहां 8,564 वोटों की बढ़त बनाते हुए 69,714 मत हासिल किए और सीट यानी कि सीसामऊ विधानसभा सीट पुनः सपा को मिल गई और सपा ने इस पर जीत हासिल की। भाजपा की ओर से 24 अक्टूबर को जब सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए सुरेश अवस्थी के नाम का ऐलान किया गया तो उनके नाम को लेकर भाजपा की प्रदेश इकाई ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सुरेश अवस्थी के नाम को लेकर भाजपा और संघ के बीच भी अनबन बनी रही, जिसके चलते सीसामऊ विधानसभा सीट पर अंदर खाने संघ से, यानी संघ ने इस चुनाव से पूरी तरीके से दूरी बनाकर रखी थी, केवल सीसामऊ विधानसभा सीट पर, यानी प्रत्याशी के चुनाव, यानी प्रत्याशी के नाम के ऐलान की वजह से। वहीं जहां सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ हिंदू वोटर्स को साधने के लिए दीपावली के दिन शिव मंदिर गईं, वहां शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, दीपावली मनाई, तो उन्हें इसका फायदा भी हुआ और साथ ही उन्होंने हिंदू पक्ष की ओर, यानी कि हिंदू वोटर्स पर पूरी तरीके से अपने आप को फोकस्ड भी रखा और साथ ही उन्हें सिंपैथी वोट भी हासिल हुए, जिसकी वजह से उन्हें इस सीट पर जीत मिली। जबकि भाजपा की ओर से इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स के बीच पकड़ बनाने और उन्हें अपने पक्ष में लाने की बजाय उसका इस बात पर फोकस रहा, भाजपा का इस बात पर फोकस रहा कि आखिर मुस्लिम वोटर्स को विपक्षी यानी कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने से कैसे रोका जाए। वहीं इसके साथ ही सीसामऊ सीट पर भाजपा की ओर से दावेदारी करने वाले पूर्व विधायक राकेश सोनकर को टिकट न मिलने के चलते कुछ हद तक यहां दलित वोटर्स ने भी भाजपा से थोड़ी दूरी बनाकर रखी, जिसका प्रभाव भी वोटों की गिनती के साथ ही दिखाई देना शुरू हो गया था। यानी यह कहा जा सकता है कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर यदि भाजपा सुरेश अवस्थी की बजाय राकेश सोनकर या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को अपना टिकट देती और साथ ही लोकल नेतृत्व की बातों पर गौर करते हुए प्रत्याशी का चुनाव करती और साथ ही अपने कोर वोटर्स को अपने साथ लाने पर यदि लोकल नेतृत्व का अधिक फोकस रहता तो सीसामऊ विधानसभा सीट पर संभवतः भाजपा को जीत मिल सकती थी। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहां पर 62% से लेकर 64% तक मुस्लिम आबादी है और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोटों के अंतराल से जीत मिली है। साल 1993 के बाद 31 साल बीत जाने के पश्चात अब 2024 में जाकर भाजपा को कुंदरकी सीट पर जीत मिली है, यानी 31 साल का जो सुखाड़ रहा है वो अब समाप्त हुआ है। और साथ ही यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है कि इस सीट पर साल 1996 से लेकर साल 2022 के विधानसभा चुनावों तक किसी भी हिंदू प्रत्याशी को यहां यानी कुंदरकी विधानसभा सीट पर जीत नहीं मिली थी, जबकि इस बार सपा, बसपा, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी
काशीराम ने इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि भाजपा ने इस बार ठाकुर चेहरे पर दांव लगाया और साथ ही भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन करते हुए मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाई, अपनी उपस्थिति बनाई और मुस्लिम वोटर्स के भरपूर सपोर्ट के चलते 1,44,791 वोटों की बढ़त के साथ उन्होंने जीत हासिल की। वहीं सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को मात्र 25,580 वोट ही हासिल हो पाए, जबकि आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी चांद बाबू ने यहां पर 14,201 वोट हासिल किए और वहीं बसपा को इस सीट पर मात्र 1,099 वोट मिले। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा यूपी उपचुनाव की सभी सीटों पर बुरी तरीके से हारी है, जिसके चलते चुनाव आयोग, ईवीएम और भारतीय जनता पार्टी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे से उपचुनाव न लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। वहीं अब चुनाव परिणामों के सामने आने के बाद संसद सत्र शुरू होने से पहले एक दिन जब पहले यानी 24 तारीख को संभल में साजिश के तहत कराए गए बवाल को एक बड़ा मुद्दा बनाकर इस बार के संसद सत्र में वक्फ बोर्ड को लेकर होने वाली चर्चा और वक्फ संशोधन बिल पर जो बात होने वाली है, जो बिल पास किए जाने की संभावना बन रही है, उसे हंगामे की भेंट चढ़ाने के उद्देश्य से लगातार इस बवाल को हवा देने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल पर संसद के इस शीतकालीन सत्र में अंतिम मुहर कैसे और किन परिस्थितियों में लगती है, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में करहल और सीसामऊ सीट को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर भाजपा ने जो जीत हासिल की है, उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से लगाए जा रहे आरोपों में कोई दम है या फिर वो महज अपनी हार का दर्द छुपाने के लिए भाजपा और चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर सोची समझी प्लानिंग के तहत आरोप पर आरोप लगा रहे हैं? इस बारे में अपने विचार अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।